इंडिया का यूथ डिग्री लेकर घर पर बैठा है, पेरेंट्स लोन भर रहे हैं और न्यूज चैनल बोल रहे हैं कि इंडिया दुनिया का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। ये कंट्रास्ट समझना जरूरी है क्योंकि एक तरफ एस्पिरेशन है और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। जब मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया गया, उस वक्त एक प्रॉमिस था कि इंडिया सिर्फ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहेगा, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा जो दुनिया को compete करेगा। लेकिन आज इतने सालों बाद एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है, क्या हम सच में कुछ बना रहे हैं या सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं? अगर किसी देश को पावरफुल बनना होता है तो उसे चीजें बनानी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं और ग्लोबली सप्लाई चेन का पार्ट बनना पड़ता है। तो फिर ये जांचना जरूरी है कि मेक इन इंडिया ने इंडिया को उस डायरेक्शन में पुश किया है या नहीं, या ये एक ऐसा कैंपेन बन गया है जो सिर्फ स्पीचेस और एडवर्टाइजमेंट्स तक लिमिटेड रह गया है। मेक इन इंडिया को सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस इनिशिएटिव का कोर ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, या फॉरेन कंपनीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करें, प्रोडक्शन करें और एक्सपोर्ट भी करें। इसका एक क्लियर इकोनॉमिक लॉजिक था, अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होगा। गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव के अंदर 25 की सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, जिनमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स शामिल थे। आइडिया यह था कि हर सेक्टर में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके और ग्रेजुअली इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए। इसके साथ ही एक ग्लोबल मैसेज दिया गया कि इंडिया ओपन फॉर बिजनेस है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया कि वो चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडिया को कंसीडर करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझनी पड़ेगी, पॉलिसी अनाउंस करना और उसका सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना दो अलग चीजें होती हैं, और यहाँ से असली स्टोरी शुरू होती है। आज हम 10 से 12 साल बाद मेक इन इंडिया को इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहला मैट्रिक होता है मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। टारगेट था इसे 25% तक लेके जाया जाए, लेकिन रियलिटी ये है कि ये आज भी लगभग 16 से 18% के बीच ही स्टक है। इसका मतलब ये है कि या तो ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, या फिर इकोनॉमी को दूसरे सेक्टर्स उससे ज्यादा फास्ट ग्रो कर गए। एफडीआई इनफ्लोज में डेफिनेटली ग्रोथ देखी गई है और इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर के रडार पर आया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एफडीआई का मतलब हमेशा नई फैक्ट्रीज नहीं होता। काफी बार एफडीआई सिर्फ एग्जिस्टिंग कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं। जॉब्स क्रिएशन के कंटेक्स्ट में भी मिक्स्ड पिक्चर है। कुछ सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इशू अभी भी रिजोल्व नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल है तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस अभी भी क्यों एग्जिस्ट करता है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर जो ग्रोथ दिखाई जा रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा एक्चुअली असेंबली बेस्ड है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स अब्रॉड से इंपोर्ट किए जाते हैं और इंडिया में सिर्फ असेंबल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन इंडिया में काफी इंक्रीज हुआ, लेकिन उनमें यूज होने वाले हाई वैल्यू कंपोनेंट जैसे सेमीकंडक्टर्स अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं। इस सिचुएशन में एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है या नहीं, जबकि रियलिटी में वैल्यू एडिशन का मेजर हिस्सा अभी भी फॉरेन कंट्रीज में ही हो रहा है। ट्रू मैन्युफैक्चरिंग तब होता है जब डिजाइन, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, कंपोनेंट प्रोडक्शन और फाइनल असेंबली सब एक ही इकोसिस्टम के अंडर हो। ये डिफरेंस इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि अगर इंडिया सिर्फ असेंबली हब बन के रह जाए तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिमिटेड हो जाते हैं। हाई वैल्यू जॉब्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तभी पॉसिबल है जब कंट्री कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करे। मेक इन इंडिया के अंडर काफी कंपनीज इंडिया में आई और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में एक्सपेंशन देखे गए, लेकिन एक क्रिटिकल फैक्टर जो अक्सर इग्नोर हो जाता है वो है बिजनेस सर्वाइवल रेट। इंडिया में एमएसएमईज, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन कहे जाते हैं, उनका सर्वाइवल रेट काफी लो है और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 20 से 30% बिजनेस ही 5 साल के बाद सर्वाइव कर पाते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं उनमें से मेजोरिटी सस्टेन कर ही नहीं पाते। इसके पीछे का रीजन मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। हाई कंप्लायंस बर्डन, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, फंडिंग चैलेंजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस।
ये सिचुएशन एक पैराडॉक्स क्रिएट करती है जहां एंट्री तो रिलेटिवली इजी हो सकती है लेकिन सर्वाइवल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। और जब सर्वाइवल ही चैलेंज बन जाए तो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नेचुरली स्लो हो जाती है। देखो, इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कुछ सालों में दिखाई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल अप्रूवल्स अभी भी लेने पड़ते हैं जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पर अलग अलग अथॉरिटीज से आते हैं, और उनमें भी करप्शन। इस प्रोसेस में डिले, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी कॉमन है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी काफी हैवी हैं, जिसमें टैक्स फाइलिंग्स, लेबर लॉज, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और लोकल रेगुलेशन शामिल होते हैं। ये सब एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर और मार्केट कंपटीशन फेस कर रहा है। रिजल्ट ये होता है कि काफी एंटरप्रेन्योर्स या तो इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं या फिर कुछ टाइम बाद बिजनेस बंद कर देते हैं। तो जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो एक सवाल नेचुरली उठता है, क्या ये ईज सिर्फ पेपर पर है या ग्राउंड पे भी फील होता है? अगर इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसे चाइना और वियतनाम जैसे कंट्रीज से compete करना पड़ेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को पीछे छोड़ के। चाइना का एडवांटेज उसका फुली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, जहां रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ डोमेस्टिक लेवल पर अवेलेबल है। इसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क एक्सट्रीमली एफिशिएंट है। वियतनाम ने अपनी स्ट्रेटेजी को सिंप्लीफाई रखा, लो लेबर कोस्ट, स्ट्रॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट्स और फास्ट अप्रूवल्स। इसी वजह से काफी ग्लोबल कंपनीज वियतनाम को प्रेफर कर रही हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। इंडिया के पास भी स्ट्रेंथ है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, स्किल्ड वर्कर्स और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, लेकिन एग्जीक्यूशन गैप अभी भी एक मेजर चैलेंज है। पॉलिसीज और ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के बीच जो गैप है वही इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस को लिमिट करता है। अगर इंडिया इतना अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है तो फिर ग्लोबल कंपनीज फुल स्केल शिफ्ट क्यों नहीं कर रही हैं? एप्पल अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहा है लेकिन कंप्लीट शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ। टेस्ला जैसी कंपनीज इंटरेस्ट दिखाती है लेकिन फाइनल एग्जीक्यूशन डिले हो जाते हैं। ये पैटर्न एक चीज इंडिकेट करता है, प्रॉब्लम सिर्फ अपॉर्चुनिटी की नहीं बल्कि ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी की भी है। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, और जब पॉलिसीज फ्रीक्वेंटली चेंज होती है या इम्प्लीमेंटेशन इनकंसिस्टेंट होता है तो कॉन्फिडेंस इंपैक्ट होता है। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम, जिसमें कंपनीज को इंसेंटिव दिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन आउटपुट। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स भी रिड्यूस किए गए हैं ताकि इंडिया इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बन सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस दिया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाईवेज और लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट शामिल है। लेकिन इन सब इनिशिएटिव का इम्पैक्ट अनइवन है और हर रीजन में इक्वली विजिबल नहीं है। ये डिस्पैरिटी एक चैलेंज क्रिएट करती है, जहां कुछ रीजन्स रैपिडली डेवलप करते हैं जबकि दूसरे रीजन्स पीछे रह जाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल मेक इन इंडिया के अंडर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली ग्रोथ सेक्टर्स में, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही इक्वल और रियल हैं। फंडिंग एक्सेस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी और मार्केट कंपटीशन जैसे फैक्टर्स को केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग आइडिया और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी के बिना सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां रिवॉर्ड हाई है लेकिन रिस्क इक्वली हाई है, इसीलिए ब्लाइंडली एंटर करना एक मिस्टेक हो सकती है। मेक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं होते। इंपोर्ट डिपेंडेंसी एक मेजर इशू है, जहां रॉ मटेरियल्स और की कंपोनेंट्स अभी भी लार्जली इंपोर्ट किए जाते हैं। स्किल गैप भी एक कंसर्न है, जहां एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के बीच मिसमैच एग्जिस्ट करता है। ऑटोमेशन का इम्पैक्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हैवीली ऑटोमेटेड होने वाला है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जॉब क्रिएशन पर पड़ेगा। मेक इन इंडिया एक फेल इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन ये एक कंप्लीट सक्सेस स्टोरी भी नहीं बन पाई। ये एक इवॉल्विंग स्ट्रेटेजी है जो अभी अपने ट्रांजिशन फेज में है। इसका इम्पैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक है और ओवरऑल आउटकम मिक्स्ड है। सवाल ये नहीं है कि मेक इन इंडिया एग्जिस्ट करता है या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया उस लेवल तक पहुंच पाएगा जहां वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर करे, और अगर नहीं तो फिर ये सिर्फ एक स्लोगन बन के रह जाएगा। अगर तुम्हें लगता है इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन सकता है बड़ी बड़ी बातें करने की जगह, अगर वो सच्ची में फोकस करे, या तुम्हें लगता है कि सिस्टम अभी भी रेडी नहीं है, तो अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।